हो चुका है आगाज रण का, जग बदलने की बारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मास्टर प्लस एजुकेशन के इस ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, परंतु अपन को अपनी तैयारी मजबूत रखनी है और किसी भी नकारात्मक पहलू से उलझे बिना अपनी जो एक कंपटीशन की जो यात्रा है उसको एकदम सकारात्मक मोड़ देकर बिल्कुल अपन को सिलेक्शन लेना है एक दिन। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे संविधान के विकास की, और संविधान के विकास की इस यात्रा को अपन लगभग आधा पूरा कर चुके थे। लगभग 50% अपन ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है उसको कवर कर लिया था। अपन ने कल बात की थी 1853 के चार्टर एक्ट और 1858 के भारत शासन अधिनियम की। चूँकि दोस्तों, जो कंपनी व्यापार करने आई थी, अब उसने व्यापार का सिस्टम तो ख़त्म कर दिया था। 1853 में उसने क्या कर दिया था, जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम को भी कितने भागों में, दो भागों में बांट दिया था। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और एक पॉलिटिकल वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए उसने क्या किया था, 4 सदस्य जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में थी और गवर्नर जनरल, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेंगे, और पॉलिटिकल वर्क के लिए एक 12 मेंबर्स की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी। जो सबसे पहले अपन को जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रथम स्वरूप देखने को मिलता है, स्टार्टिंग जो देखने को मिलती है अपन को इंडिया के इतिहास में, तो जो 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें अपन को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो स्वरूप देखने को सबसे पहले मिलता है, तो वो था 1853 का चार्टर एक्ट। फिर 1857 की क्रांति हो गई थी दोस्तों। 1857 की क्रांति के बाद जो अधिकतम जो चार्टर उसके बाद जितने भी चार्टर एक्ट आते हैं उनमें जो अधिकतम जो फैसले आते हैं, जो कानून बनकर आते हैं, वो भारतीयों के पक्ष में आते हैं। अपन ने 1857 का भारत शासन अधिनियम देख लिया था। अब आज अपन बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। दोस्तों, लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई, परंतु जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 12 सदस्य थे। उन 12 सदस्यों में पूरे कौन होते थे, आपके ब्रिटिशर्स होते थे। परंतु जब 1857 की क्रांति हो गई और 1858 में जो भारत शासन अधिनियम आया, तो उसमें अधिकतम जो फैसले आए थे वो किसके पक्ष में आए थे, भारतीयों के पक्ष में आए थे। फिर उसके बाद 4-5 साल बाद 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया। अब इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या किया, भारतीयों ने डिमांड की कि हमको भी क्या चाहिए, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें हमारा भी होना चाहिए, हमारी भी सीट होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल में रीजनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर जो आपकी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें किसको स्थान दिया गया, इंडियंस को। आपसे क्या होगा, इंडियंस भी क्या होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह पाएंगे। तो दोस्तों, अगर एक्चुअल में देखा जाए, जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की जो स्टार्टिंग हो रही है, तो कौन से एक्ट से हो रही है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के एक्ट से। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से ही क्या मानी जाती है, अपने संविधान की एक्चुअल स्टार्टिंग मानी जाती है। हालांकि स्टार्टिंग तो कहाँ से हो गई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हो गई थी। परंतु आप देखना, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, उससे पहले वाले जितने भी एक्ट हैं उसमें इंडियंस के लिए नाम मात्र का स्थान है बिल्कुल 0। परंतु जब 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, उसके बाद से इंडियंस के फेवर में ज़्यादा फैसले आने लगे, ज़्यादा इंडियन के फेवर में क्या बनकर आने लगे, ज़्यादा कानून बनकर आने लगे। तो जो रीजनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सबसे पहले इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को क्या दिया गया, स्थान दिया गया। और इंडियन काउंसिल एक्ट को क्या माना जाता है, सबसे पहले स्टार्टिंग माना जाता है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की।
तो आपके क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले भारतीयों को रीजनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो स्थान दिया गया था वो कौन से एक्ट में दिया गया था? 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। और एक्चुअल स्टार्टिंग जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की मानी जाती है वो कौन सा एक्ट है? 1861। अब इसमें और भी प्रोविजंस थे, वो क्या क्या थे देखते हैं अपन। अठारह सौ इकसठ के समय आपका जो वाइसरॉय था वाइसरॉय कौन था आपके? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही था। किस टाइम पे आपके जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस टाइम पे भी कौन था आपके? लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग को इसके बाद में जो वाइसरॉय था उसको क्या क्या अधिकार दिए गए? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही क्या किया कि आपके डिपार्टमेंटल सिस्टम स्टार्ट किया गया। सबसे पहले विभागीय व्यवस्था की सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी वो कौन से एक्ट में की गई थी? 1861 में। और जो आपके कैबिनेट सिस्टम अपन को भी देखने को मिलता है वो भी किसके काल में आया था? लॉर्ड कैनिंग के काल में आया था, 1861 के अधिनियम में। तो आपके क्वेश्चन आएगा कि डिपार्टमेंटल सिस्टम की शुरुआत कौन से एक्ट से मानी जाती है? 1861 के एक्ट से। कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत भी किससे मानी जाती है? 1861 के एक्ट से। और इसमें देखना जो 1773 अपन बात करते हैं 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें एक व्यवस्था थी। ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है और ये मद्रास प्रेसिडेंसी है और ये बंगाल प्रेसिडेंसी है, तो इसका क्या किया गया था? सेंट्रलाइजेशन किया गया था। सेंट्रलाइजेशन मतलब ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है और मद्रास प्रेसिडेंसी है इसको किसके अधीन कर दिया गया था? किसके सबऑर्डिनेट कर दिया था? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया था। परंतु जब 1861 का जब इंडियन काउंसिल एक्ट आता है इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर देते हैं किनको? बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम वापस कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1861 में। और सेंट्रलाइजेशन कब हो गया था? 1773 में। जो 1773 में जो सेंट्रलाइजेशन हुआ था उसको वापस डिसेंट्रलाइजेशन करके जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है उसको बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविजंस आया था, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविजंस आया था वो कब आया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। कहां पर? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें एक प्रोविजंस था किसका? सुप्रीम कोर्ट का। तो कब बनाया गया था वो? 1774 में। परंतु अब देखना 1861 में बंगाल, मद्रास और बॉम्बे इनमें क्या आ गया? हाई कोर्ट। तो क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश भारत में सबसे पहले जो हाई कोर्ट बनाया गया था, हाई कोर्ट का जो प्रोविजंस आया था बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी में, तो सबसे पहले कौन से एक्ट में प्रोविजंस था हाई कोर्ट का? तो एक्ट कौन सा था? 1861 का। तो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू क्या की गई थी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है। और 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहां पर? कलकत्ता। अब इसके बाद क्या होता है? आपका जो वाइसरॉय है कौन है? वाइसरॉय है। वाइसरॉय को क्या अधिकार दे दिया गया? अब ये क्या कर सकता था? न्यू प्रोविंस का गठन कर सकता था, मतलब न्यू स्टेट बना सकता था।
उस टाइम पे स्टेट को क्या बोलते थे, प्रोविंस बोलते थे। ठीक है, आपका जो वॉइस रॉय है वो क्या बना सकता था, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता था प्रोविंसेस को। और एक अधिकार और दिया गया इसको, वीटो। वीटो का अधिकार इसको दिया गया। वीटो का मतलब क्या होता है, वीटो का मतलब होता है जैसे 5 लोग हैं, अब 5 लोग हैं, 5 में से 4 तो क्या है, कोई एक फैसला है उस पर सहमति जताते हैं, परंतु एक आदमी, 5 लोगों का, ऐसा समझना 5 लोगों का एक ग्रुप है, तो 5 में से 4 लोग तो 5 में से 4 लोग तो क्या है, एक चीज के फेवर में है, परंतु ये एक आदमी है, ये क्या है, उससे मना कर देता है, तो वो 4 लोग कुछ भी नहीं करेंगे। अब क्या है, फैसला निरसित हो जाएगा। हो तो कितने हो, 5 के 5 ही एक फेवर में हो, तो ये सिस्टम वीटो कहलाता है। वीटो पर किसी दिन विस्तार से अपन बात करेंगे। एक क्या कर दिया, ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया गया। ऑर्डिनेंस जारी का मतलब, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। देखना ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए अपन को इंस्टेंटली किसी एरिया में कानून की जरूरत है, परंतु कानून बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता है। पहले कोई बिल पेश करना पड़ेगा, फिर बिल एक सदन में जाएगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा, काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो इंस्टेंटली किसी एरिया में अपन को कानून चाहिए और वो लागू करना ही चाहिए, लागू होना ही चाहिए, मतलब 1-2 दिन में। तो जो आपका वॉइस रॉय है, वॉइस रॉय को क्या है, ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दे दिया। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है, वो जो इंस्टेंटली कानून अपन को लागू करना है, तो आपका जो वॉइस रॉय है, आपका जो वॉइस रॉय है वो कुछ समय के लिए ऑर्डिनेंस जारी करके उस कानून को लागू कर सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में। परंतु ये क्या होता है, कुछ समय के लिए होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है। परमानेंट तो कब बनेगा, जब वो कानून बनेगा। कानून बनाने के लिए लंबी प्रोसेस चाहिए, एक बिल को पेश करना पड़ेगा कहाँ पर, एक सदन में, फिर दूसरे सदन में, फिर उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, तब जाके वो क्या बनेगा, कानून बनेगा। परंतु आपको इंस्टेंटली अगर कानून चाहिए तो आप ऑर्डिनेंस जारी करके उस पर्टिकुलर एरिया में उस कानून को ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये अधिकार अब वाइस राय को दे दिया गया। एक तो कौन सा, न्यू प्रोविजंस बना सकता था, और दूसरा वीटो करने का अधिकार, तीसरा ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दे दिया गया। यह कौन से एक्ट में था, प्रावधान 1861 के एक्ट में। ठीक है दोस्तों, और हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई कहां पर, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या किया इन्होंने, जो आपकी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। अब इसमें जब फर्स्ट मैंने बताया था 1853 में इंडियन काउंसिल का गठन किया गया था, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया था, तो इसमें कितने मेंबर हुआ करते थे, 12 मेंबर के साथ इसको स्टार्टिंग किया गया था। परंतु 1892 का जो एक्ट आया, 1892 के एक्ट में इसमें क्या प्रावधान कर दिया गया, इसमें प्रावधान कर दिया कि इसमें मिनिमम तो 10 सदस्य होंगे, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम आपके 16 सदस्य इसमें हो सकते हैं। तो इसमें इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये सीटें फिक्स कर दी, मिनिमम तो कितने होना चाहिए, 10 तो होना ही चाहिए, और मैक्सिमम 16 होना चाहिए। इसके बाद क्या किया इन्होंने, इसके बाद इलेक्टोरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया सर्वप्रथम, फर्स्ट टाइम इलेक्टोरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले निर्वाचन जो व्यवस्था थी, निर्वाचन व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया, परंतु ये क्या था, इनडायरेक्ट था। इनडायरेक्ट समझते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है। देखना दोस्तों, एक तो अपन अपने एमएलए को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, तो अपन डायरेक्ट वोट करने जाते हैं, तो क्या आपके डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम। और जब ये एमएलए हैं और आपके एमपी हैं, सांसद हैं, जब ये राष्ट्रपति को चुनते हैं तो वो क्या हो गया, एक इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम हो गया, क्योंकि अपन डायरेक्ट नहीं चुन रहे। जिस देश की जनता अपने प्रतिनिधि को इनडायरेक्टली चुनती है, इनडायरेक्टली मतलब अपने बीच, अपन ने किसको चुन दिया, एमपी को चुन दिया, एमएलए को चुन दिया। अब वो एमएलए एमपी मिलकर क्या करेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो ये क्या हो गया, अपने बीच में, अपने और राष्ट्रपति के बीच में कौन आ गए, एमएलए और एमपी। तो ये तो क्या होगा, इनडायरेक्ट सिस्टम हो गया। और जब अपन एमएलए को चुनते हैं तो एमएलए को अपन क्या चुनते हैं, डायरेक्ट चुनते हैं। अपन को अपनी तो चुन के कहाँ भेजते हैं, उसको लेजिस्लेटिव में भेजते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लोकसभा में भेजते हैं। तो वो क्या हो गया, आपके डायरेक्ट सिस्टम हो गया। तो सबसे पहले जो इलेक्टोरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में, वो सबसे पहले कब था, जो चुनाव व्यवस्था स्टार्टिंग की गई थी वो 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में आई थी, और पूर्णतया क्या थी, अप्रत्यक्ष थी, क्योंकि भारत की जनता डायरेक्ट क्या नहीं कर सकती थी, अपने प्रतिनिधि को नहीं चुन सकती थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या प्रावधान था इसमें, जो आपके इंडियंस थे, भारतीय थे, भारतीयों को क्या दे दिया, बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दे दिया। तो लिख सकते हैं अपन, जो आपके इंडियंस हैं, इंडियंस को बजट पर क्या कर दे दिया, विचार विमर्श का अधिकार दे दिया गया, और क्वेश्चन पूछने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो ये था आपके इंडियन काउंसिल एक्ट। दोस्तों आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने पढ़ा 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्या बोलता है कि जो 1773 में जो आपके सबसे पहले तो बोलता है इंडियन काउंसिल एक्ट कि भारतीयों को इंडियन, जो आपकी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें शामिल करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद बोलता है कि जो 1773 में सेंट्रलाइजेशन हुआ था, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के सबऑर्डिनेट कर दिया था। तो वो जो सबऑर्डिनेट का सिस्टम है, जो सेंट्रलाइजेशन का सिस्टम है, उसको डिसेंट्रलाइज करके बंगाल प्रेसिडेंसी से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को अलग कर दिया। इसके बाद जो ओइसरॉय हैं, ओइसरॉय को न्यू प्रोविंस का गठन करने का आदेश दे दिया, अधिकार दे दिया, वीटो पावर दे दी गई, और ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दे दिया। और इसके बाद डिपार्टमेंटल सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, वो कौन से में, 1861 में। कैबिनेट सिस्टम सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1861 में। सबसे पहले बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में जो हाई कोर्ट बनाया गया, हाई कोर्ट की स्थापना की गई, वो कौन से में, 1861 वाले एक्ट में। इसके बाद अपन आते हैं 1892 वाले एक्ट में। 1892 में क्या कर दिया, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसकी संख्या मिनिमम तो कितनी कर दी, 10 कर दी, और मैक्सिमम 16 कर दी। इसके बाद इलेक्टोरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जो क्या था, इनडायरेक्ट था। मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब बता ही दिया। और इंडियंस को बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन है, ये समझ में आया होगा। अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए।